चलिए भाई, आज आज की क्लास ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, उस दिन हमने काफी टेस्ट लिया था, आप लोगों के इतने अच्छे नंबर आए थे कि मैं दोबारा आपको ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो जाए और कल इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं दोबारा फिर से आपको लगवाए जाएंगे। एक एक न्यूमेरिकल लगवाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले ग्रेविटेशन के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी थे जो कि आप लोगों ने नहीं किया, तो उसको पहले देख लीजिए कि ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो तीन वर्ड्स हैं जिनको कि बहुत ही कायदे से आपको समझना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ये होता है फोर्स, द फोर्स बिटवीन, ये फोर्स की जगह आप कहिए द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उन्हें कहते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। एक वर्ड होता है ग्रेविटी और एक होता है ग्रेविटेशन। दो वर्ड है, एक है ग्रेविटी और एक है ग्रेविटेशन। दोनों में डिफरेंस है। ग्रेविटी जो होती है वो होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाए, मतलब द फोर्स विच इज एक्सर्टेड, फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, ठीक है। द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी एंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कहलाता है ग्रेविटेशन। हम हो, आप हो, ठीक है, आप हो या आपके सामने मोबाइल रखा हुआ है तो मोबाइल हो, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और जो फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, द फोर्स विच इज एक्सर्ट बाय द अर्थ, एक ऐसा फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है उसे ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को कोई साथ में नहीं समझे, मतलब एक नहीं समझेगा, दोनों अलग अलग हैं, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं आप स्मॉल जी से, जिसको कहीं कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी आप ये समझ सकते हैं, किसी किसी बुक में इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बात वही है, ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही सेंस है। यूनिट याद रखिए कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अगर किसी को बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो इन दोनों टॉपिक में तो बता दीजिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है? चलिए ठीक है। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी आपको समझ में आ गया, तो अब इसके बाद जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगला पॉइंट है जिसमें आपको पढ़ाया गया है कि ग्रेविटेशन के क्या लॉ है, इसमें क्या है। इसको अनदर नेम से आपके बुक में देखेंगे तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इसने उस चीज को प्रूफ किया है, जैसे मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू है m1 और कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो है m2, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, बोर्ड पूरा विजिबल हो रहा है सबको ना? हाँ तब ठीक है। एक का मास जो है वो m1 है और दूसरे का मास जो है वो m2 है। इनके बीच का डिस्टेंस आपकी बुक में d लिखा हुआ है तो हम d ही लेके चलेंगे, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में r लिखा रहता है तो r भी आप मान सकते हैं। मतलब ये क्या है, बीच का डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 और एक का मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है। तो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। दो ऑब्जेक्ट हो, अगर इतनी दूरी पे हैं, डी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस चीज को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा बताया गया। भाई अभी हमने ग्रेविटेशन में आपको बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ये होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उस पर फोर्स लगता है, उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। तो इसके लिए लॉ क्या दिया गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दिया गया कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के। मतलब उनका जो मास है, एक का मास हमने m1 माना था, दूसरे का मास हमने m2 माना था, तो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन जो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को विशेष ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्टली और इनवर्सली में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर कोई चेंज आप एलएचएस साइड करते हैं तो सेम वही चेंज आरएचएस साइड होगा। मीन्स क्या है कि अगर आप एलएचएस साइड इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आरएचएस साइड भी इंक्रीमेंट ही होगा। अगर एलएचएस साइड आप डिक्रीज कर रहे हैं तो आरएचएस साइड भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर आप लेफ्ट साइड, तो सेम वही चीज राइट साइड भी इंक्रीज होगी। अगर आप लेफ्ट साइड कम कर रहे हैं तो राइट साइड भी कम होगी। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड इंक्रीज कर रहे हैं तो राइट साइड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर लेफ्ट साइड इंक्रीज कर रहे हैं तो राइट साइड डिक्रीज होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। जो ये लिखा हूं मैंने 1/d² मतलब इनवर्सली है, 1 में है तो इनवर्स है इसका। तो अगर इनवर्सली में है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, और अगर डायरेक्टली में है तो आप सेम जो चेंज एलएचएस में होगा वही चेंज आरएचएस में भी होगा। तो अगर मान लीजिए आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन से आप मिलाएं तो एफ जो होगा वो आपका हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान d²। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास आ गया। लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी केवल और केवल एक एजम्पशन, मतलब कि एक केवल एक्यूरेट वैल्यू न देके केवल आपको बताती है कि ऐसा होगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपान d² के। लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। एक्यूरेट आंसर आने के लिए हमको इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के किसी न किसी इक्वल, मतलब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल साइन लिखना पड़ेगा। इक्वल साइन मीन्स कि F इक्वल टू, और ये बात एकदम याद रखिए कि साइंस में या मैथ हो, किसी में भी अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को चेंज करते हैं इक्वल के साइन में, तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर मल्टीप्लाई होगा। कोई ना कोई कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई होगा। चाहे आप अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो इसमें आप जी देखेंगे, आप आगे चल के ओम्स लॉ देखेंगे तो ओम्स लॉ पढ़ेंगे क्लास 10th में तो उसमें आर देखेंगे, बहुत सी चीजें। ठीक है, आप रेजिस्टिविटी देखेंगे, बहुत सी चीजें हैं जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटाएंगे और इक्वल टू रखेंगे तो वहां पे आपको वैल्यू दी जाएगी, वो इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसके लिए एक कांस्टेंट दिया जिसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल जी से, और उसको कहा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को कहा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल जी को कहा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दी गई 6.67 × 10 के पास माइनस कितना होता है 23 की -11 माइनस। ठीक है, चलिए, तो कम से कम इससे ये पता चल रहा है कि आप क्लास में बैठे हैं। वैसा तो नहीं कि लोग क्लास इंटर करके बस चले गए। 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब यूनिट अभी अब मैं आपको निकालना बताऊंगा कि यूनिट कैसे निकलेगा। फिलहाल देख लेते हैं। F इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 अपान d²। ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक करेक्ट फार्मूला, और इसको डेरिवेशन भी हो सकता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इस चीज को समझ में आ रही है सबको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कि ये वाली लाइन। हाँ पूछिए भाई। डाउट में यस सर कह रहे हो कि समझ में आ गया इसमें यस सर कह रहे हो? आ, अच्छा ठीक है, समझ में आ, चलिए ठीक है, तब समझ में आ गया तो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। अभी मैंने बोला कि यूनिट की बात की थी कि इसके जी के यूनिट को निकालते कैसे हैं। तो देखिए, आज पहले तो मैं आपको यही सिखा दूंगा कि किसी की भी यूनिट निकालनी हो, कोई भी यूनिट हो, उसको कैसे निकालते हैं, ये चीज का कैसे निकालेंगे। बस उसके लिए एक चीज जरूरी होता है, वो है फार्मूला। और आप मैथ के स्टूडेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं तो फार्मूला तो बेहद जरूरी है। तो फार्मूला सबके याद होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी इसी जी की बात कर रहा था तो जी के लिए रिलेटेड फार्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r²। ठीक है, या छोड़िए इसको, इसकी यूनिट थोड़ा 1 मिनट बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं एक छोटी सी यूनिट आपसे पूछता हूं, हमको कोई केवल और केवल फोर्स की यूनिट बता दे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। कोई हमको फोर्स की यूनिट बता दे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स।
न्यूटन। अच्छा न्यूटन, कोई और किसी को लगता हो कि ये गलत हो तो आप सही बता दीजिए भाई। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत सही है। और कोई? चलिए ठीक है, देखिए तो 2 यूनिट, 1 यूनिट निकल गया है न्यूटन। यार ये बीच में कौन एंट्री ले रहा है, कौन है ये? इलिमा। आइए भाई जी, इल्मा ज्वाइन हो गए बेटा? अच्छा ज्वाइन हो गए, बहुत जल्दी ज्वाइन हो गई बेटा। इतनी जल्दी किस चीज की थी? आराम से आती 10-20 मिनट बाद। हम तो आराम से पढ़े। अरे नहीं, अरे लो सॉरी, क्या बात, सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं। आराम से आइए, खाइए पीजिए आराम से। आप लोग तो घर में हैं, हम तो देखिए ये मेरे ख्याल से आपके स्कूल का बोर्ड है, आपके स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। हम लोगों को स्कूल आना पड़ रहा है। आप लोग आराम करिए, लेट में क्लास ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से क्या फायदा, कुछ थोड़ी फायदा मिलना है, टीचर पढ़ाते का है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपसे यही विनम्र अनुरोध करेंगे कि आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैंने सबको एंट्री दे दी है। कल से अगर मेरा क्लास 12 बजे है तो 12:05 के बाद मैं किसी को एंट्री दूंगा नहीं। रिक्वेस्ट भेज के कोई फायदा है नहीं मुझे, इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि 12 से 12:05 के बीच में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप ज्वाइन हो रहे, वॉइस नहीं आ रही है तो नेटवर्क सही करो अपना। किसी को नहीं आ रही है कि केवल पर्टिकुलर इन्हीं को नहीं आ रही है? चलिए तो ठीक है फिर, एकदम उन्हीं को नहीं आ रही है भाई, भाई साहब को नहीं आ रही। हाँ तो हमने ये अभी पूछा था आपसे कि फोर्स की जो यूनिट होती है, आप दो लोगों ने बताया, एक ने बताया कि न्यूटन और एक लोग ने बताया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकलता कैसे भाई? न्यूटन तो साइंटिस्ट ही थे, इनके नेम पे ही उन्होंने दे दिया था। इसको निकालने के लिए आपको केवल और केवल फार्मूले की जरूरत है। फिजिकल टू होता है m×a, ठीक है। एम मतलब है मास, मास की यूनिट होती है केजी। और ए मतलब है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अगर आपको फार्मूला पता रहे तो उस फार्मूले के हेल्प से आप उसकी यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है सबको? इसी तरह हम लोग जी की यूनिट निकालेंगे। जैसे अभी जी की यूनिट निकालने के लिए हम जी का फार्मूला लिखते हैं। जी के लिए फार्मूला हमारे पास क्या था? F=G m1 m2 अपान डी स्क्वायर, बार बार आर स्क्वायर निकल रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना है किसका यूनिट है? जी का। ठीक है, तो जी के इक्वल हम वैल्यू निकालेंगे, तो डी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है F × D² इज इक्वल टू हो जाएगा जी m1 m2। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको जी चाहिए तो m1 m2 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा F × D² अपान m1 × m2 इज इक्वल टू जी। ये हो गया जी से रिलेटेड हमारे पास फार्मूला, यानी जी इज इक्वल टू फार्मूला हो गया F × D² अपान m1 m2। अब जिसकी जो यूनिट होती है वो रख देंगे हम। एफ की यूनिट सिंपल सी हमको पता है न्यूटन, तो सीधे न्यूटन लिख दीजिए। डी की यूनिट, डी क्या है? पहली बात डी डिस्टेंस है। हमने आपको बताया था अभी कि डी क्या है, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसी को कहते हैं डी। तो डी क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और दो है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपान में M1 के लिए एक मास है तो केजी, और दो मास है तो केजी इंटू केजी, यानी केजी का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो एक एक लाइन लिख लीजिए। केजी, एक M1 के लिए केजी होगा और M2 के लिए भी केजी होगा, तो ये टोटल हो जाएगा NM² अपान केजी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। यानी जो जी की यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगी। बात समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ गया सबको ना? किसी को कोई डाउट हो किसी लाइन में कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो आप फ्री हमसे आप पूछ लीजिए, अभी मैं बता दूं उसको दोबारा, नहीं तो फिर आगे चला जाए। पूछना है किसी को? किसके घर में इतने भयंकर तरीके से टीवी चल रही है भाई? मतलब टीवी चल रही है, वहां हल्ला हो रहा है और वहीं भाई साहब पढ़ रहे हैं, क्या बात है। चलिए अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बस ये इतना शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आई हटाई, एम हटा दें। आई से हो गया इम्पोर्टेंट
वो ऑफ लिख दो। इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये देखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो इंपॉर्टेंस है इसमें है कि ये पहली बार बाइंड अप होता है, ठीक है, इसी की वजह से बाइंड अप होते हैं। क्या बाइंड अप होता है? जो सन है वो अर्थ से इसी की वजह से बाइंड है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट होता है वो आपस में बाइंड अप किसकी वजह से होते हैं? इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। अगर वो उनके में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो जो सन होगा वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के सॉरी जो अर्थ होगा वो सन से अगर रिलेटेड नहीं होगा, उसके बीच में फोर्स नहीं लगेगा, तो वो उस पूरे के पूरे यूनिवर्स को छोड़ के बाहर हो जाएगा। इसीलिए पहला आप ये इंपॉर्टेंस याद रखेंगे कि ये आपस में क्या करता है? बाइंड अप करता है। बाकी तीन इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, ये आपका होमवर्क है कि आप इसके बारे में पढ़ लेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। कल मैं इसको पूछूंगा, ठीक है। ये होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग कि आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ना है। 3 पॉइंट दिए हुए, कायदे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, उसमें अगला टॉपिक है फ्री फॉल, जो कि अभी फिलहाल में आपके जस्ट क्वेश्चन में आया भी था कि विच सिचुएशन इज कॉल्ड द फ्री फॉल। तो मैंने आपको सीधा सा एक डिफिनीशन बताया था जब क्लास पढ़ा रहा था कि देखिए भाई साहब, फ्री फॉल कब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, ये क्या होता है? एक सिचुएशन होता है। आप कह सकते हैं दिस इज अ सिचुएशन और कंडीशन। ये एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप की जाती हो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप करिए, मतलब ऊपर से किसी एक हाइट से छोड़िए और उस पे कोई भी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, तो उस समय जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन होती है फ्री फॉल की। उस समय जो सिचुएशन या उस समय जो कंडीशन होगी वो कंडीशन फ्री फॉलिंग की होगी, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एयर का भी उस पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। एयर रेसिस्ट भी होता है, एयर रेसिस्ट होना चाहिए, मतलब कि एयर तक का उस पे प्रभाव न पड़े, मतलब एयर, हवा का भी उस पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। उस कंडीशन में वो फ्री फॉल कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में नहीं होगा। तो ये फ्री फॉल कंडीशन अगर न समझ में आए तो मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा जाए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, जिसमें कि एयर तक भी क्या हो? रेसिस्ट हो, मतलब उसमें एयर का भी फोर्स न लगता हो, उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। बात समझ में आ गई सबको? किसी को डाउट हो किसी इसमें तो फिर से पूछ लीजिए भाई साहब। कोई लाइन न समझ में आई तो मैं दोबारा बोल दूंगा। चलिए ठीक है।